प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के अंतर को समझा था। आज के इस वीडियो में हम ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री की भूमिका, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की शक्ति व कार्यों पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करें प्रधानमंत्री की भूमिका पर। तो चूँकि ब्रिटेन में मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, मंत्रिमंडल ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान होता है। इसलिए प्रधानमंत्री ब्रिटिश शासन व्यवस्था का केंद्र और उसकी स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। शासन में प्रधानमंत्री की स्थिति इतनी अधिक महत्वपूर्ण है और केंद्रीय है कि वर्तमान समय में ब्रिटिश सरकार को मंत्रिमंडलीय सरकार के स्थान पर प्रधानमंत्री सरकार कहा जाने लगा है। तो विद्यार्थियों, आपको स्पष्ट होना चाहिए कि मंत्रिमंडलीय ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है और इस प्रधानमंत्री इस कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। इस कारण से प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण और केंद्रीय हो जाती है। और एक बात कही कि इन सब कारणों के कारण जो ब्रिटेन में मंत्रिमंडलीय जो सरकार है उसको प्रधानमंत्री सरकार कहा जाने लगा है। एक विद्वान हुए RHS क्रॉसमैन, उनका भी विचार है कि युद्धोत्तर काल में मंत्रिमंडलीय शासन प्रधानमंत्री के शासन में परिणत हो रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का केंद्रीय स्थान है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। तो सैद्धांतिक रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है। वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यवस्था दी गई है उसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है। परंतु व्यवहार में लोक सदन अर्थात वहाँ की जो संसद है उसके प्रथम सदन लोक सदन के बहुमत दल के नेता को ही सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। लोक सदन में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है और उस बहुमत दल के नेता को ही सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है व्यवहार में। परंतु अब तक ऐसे अवसर आए हैं जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सम्राट के द्वारा अपने विवेक का प्रयोग किया गया। कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है सरकार में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के मामले में सम्राट अपने विवेक का प्रयोग करता है। ऐसा ही उदाहरण 1963 में सम्राट के द्वारा लॉर्ड सभा के सदस्य सर एलेक्स डगलस होम की प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति हुई। व्यवहारिक रूप में तो ये है कि बहुमत दल के नेता को ही सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए, लेकिन कई बार ऐसे अवसर पैदा हुए कि उस स्थिति में सम्राट ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, जैसे 1963 के मामले में सर एलेक्स डगलस होम के मामले में हुआ। इस प्रकार की नियुक्ति पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई और उस समय की अनुदारवादी दल के द्वारा भी इस परंपरा को अपना लिया गया
कि महानिर्वाचन के बाद जो आम चुनाव होंगे उस निर्वाचन के बाद और उसके बाद जब कभी दलीय नेता का पद रिक्त हो, बहुमत दल के नेता का पद रिक्त हो, तब लोक सदन के सदस्यों द्वारा ही अपना नेता चुनने का कार्य किया जाएगा। तो ये एक परंपरा सी स्थापित होगी इसके बाद। और इस प्रकार दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के द्वारा दलीय नेता के चुनाव की परंपरा को अपना लिए जाने से प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सम्राट के द्वारा जो अपने विवेक का प्रयोग किया जाता था उसके अवसर लगभग अब समाप्त हो गए। 1963 की घटना के बाद से दोनों ही दलों ने यदि कभी बहुमत दल के नेता का पद रिक्त हो तो उस स्थिति में पहले अपना नेता चुनते हैं और फिर सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार जहां कई बार ऐसी स्थिति पैदा होती थी कि सम्राट अपने विवेक का जहां प्रयोग करता था उस विवेक के प्रयोग के अवसर इसके बाद लगभग समाप्त हो गए। प्रधानमंत्री के लिए संसद सदस्य होना अनिवार्य है। जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा उसके लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। इस संबंध में यह भी परंपरा स्थापित की गई कि प्रधानमंत्री प्रथम सदन लोक सदन में से ही लिया जाना चाहिए, न कि लोकसभा में। तो इस प्रकार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की जब बात करें तो ये परंपरा है कि वह प्रथम सदन का ही हो, द्वितीय सदन राज्यसभा का ना हो। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आपने प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में समझा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा की जाती है और व्यवहारतः ब्रिटेन का जो सम्राट है वो उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो बहुमत दल का नेता होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, अब हम आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ। चूँकि आपको प्रारंभ में बता दिया कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री केंद्रीय स्थान रखता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और पूरी शासन व्यवस्था उसी के इर्द गिर्द चलती है। तो उसी के तहत हम आज प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला कार्य बताएं मंत्रिमंडल का निर्माण। तो मंत्रिमंडल के निर्माण का जो कार्य है वो प्रधानमंत्री का ही है। इसके अलावा मंत्रिमंडल का कार्य संचालन का कार्य भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल के अंत की जब बात करें तो वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही होता है। शासन पर, संपूर्ण शासन व्यवस्था पर जो नियंत्रण होता है वो भी प्रधानमंत्री का ही होता है। इसके अलावा बात करें परराष्ट्र संबंधों का संचालन, तो परराष्ट्र यानी कि दूसरे देशों के साथ जो ब्रिटेन के संबंध हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, उनका संचालन का कार्य भी एक तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। इसी तरह लोक सदन का नेतृत्व, लोक सदन जो संसद का प्रथम सदन है उसका नेतृत्व भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की एक तरीके से योजक कड़ी है। जो सम्राट है जो नामात्र औपचारिक कार्यपालिका होता है, जो मंत्रिमंडल है जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, उन दोनों के बीच की योजक कड़ी के रूप में प्रधानमंत्री रहता है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्र का नायक भी होता है जो उसके व्यक्तित्व से प्रभावित रहता है और उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा की। अब हम प्रत्येक बिंदु के तहत इसका विस्तृत व्याख्या करेंगे। क्योंकि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है और जेनिंग्स ने इसी कारण से प्रधानमंत्री को संपूर्ण विधान की आधारशिला बताया है। संपूर्ण शासन व्यवस्था है उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री होता है, ऐसा जेनिंग्स का कहना है। तो अब हम प्रधानमंत्री की शक्तियों पर चर्चा कर रहे थे, उसी के तहत जो पहला बिंदु है मंत्रिमंडल का निर्माण। तो विद्यार्थियों, मंत्रिमंडल के निर्माण में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चूँकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है और ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था में दोहरी प्रकार की कार्यपालिका होती है, नाममात्र की कार्यपालिका और
वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र की कार्यपालिका सम्राट होता है और वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री होता है। तो इसी तरह प्रधानमंत्री को अपने शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए सहयोग के रूप में मंत्रिमंडल की आवश्यकता होती है और इस वैधानिक शब्दावली के अनुसार मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से सम्राट के द्वारा की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण है। पहले सम्राट प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और फिर प्रधानमंत्री के परामर्श से वो सहयोग के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। परंतु जहाँ तक वास्तविकता का संबंध है, मंत्रियों की नियुक्ति में सम्राट का कोई हाथ नहीं होता, क्योंकि जिनका नाम प्रधानमंत्री सम्राट को सूची सौंपता है मंत्री पद पर नियुक्ति के लिए, उन्हीं को सम्राट के द्वारा नियुक्ति कर दी जाती है। प्रधानमंत्री जिन व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त करने की सिफारिश करता है, सम्राट उसी को ही स्वीकार कर लेता है। तो इसका मतलब यहाँ सम्राट को ज़्यादा महत्व नहीं रखता नियुक्ति के मामले में। प्रधानमंत्री जिसके लिए सिफारिश करेगा उसी को सम्राट के द्वारा मंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। इसी प्रकार यद्यपि प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों का चुनाव करने में अपने दल के अंदर विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और समुदाय के प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की दक्षता, उनकी समाज सेवा की भावना आदि का ध्यान रखना होता है। प्रत्येक दल की अपनी नीति होती है और उस दल की नीति के तहत ही वो अपने वरिष्ठ सदस्यों को, वरिष्ठ सहयोगियों को, विभिन्न समाजों से जुड़े हुए विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ लोगों का नाम प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्री पद के लिए राष्ट्रपति सम्राट के पास भेजा जाता है। परंतु अंतिम रूप से इस संबंध में प्रधानमंत्री ही सर्वोपरि होता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आपने देखा कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण का प्रमुख दायित्व रखता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मंत्रिमंडल के कार्य संचालन के रूप में प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिमंडल का निर्माण करता है बल्कि उसकी समस्त कार्यवाही का संचालन का दायित्व भी प्रधानमंत्री का ही होता है। विद्यार्थियों, जहां मंत्रिमंडल के निर्माण की बात आती है तो वहां तो महत्वपूर्ण रोल है ही प्रधानमंत्री का, साथ ही साथ जो मंत्रिमंडल की जो समस्त कार्यवाही है उसका संचालन भी प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, उसका सभापतित्व करता है। जब मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसका सभापति प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिमंडल की कार्यविधि यानी कि एजेंडा है, उसका जो मसौदा है उस पर भी प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है। व्यवहार में प्रत्येक मंत्री है किसी मुख्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के पूर्व प्रधानमंत्री की राय अवश्य लेता है। कोई भी मंत्री है और कोई मुख्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करेगा सदन में तो उसको प्रस्तुत करने से पूर्व एक तरीके से प्रधानमंत्री से परामर्श अवश्य लेता है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का पथ प्रदर्शक बन जाता है। तो इस तरह विद्यार्थियों, जो प्रधानमंत्री है उसका मंत्रिमंडल के कार्य संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अगले कार्य की, वो है मंत्रिमंडल का अंत। मंत्रिमंडल का अंत या मंत्रिमंडल को भंग करना। कानून के अनुसार मंत्रियों को पदच्युत करने का जो अधिकार है वो सम्राट का विशेष अधिकार है। मैंने बताया था व्यक्तिगत रूप से मंत्री है वो सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन सामूहिक रूप से लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन व्यवहार में एक परंपरा स्थापित हो गई है कि इस अधिकार का प्रयोग वह प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर करेगा। तो बताया कि जो मंत्रिमंडल के सदस्यों को या मंत्री पद के मंत्री सदस्य को उसके पद से पदच्युत करने का जो अधिकार है वो सम्राट का है। परंतु अब परंपरा क्या स्थापित हो गई है कि इस मामले में वह प्रधानमंत्री से मंत्रणा करेगा और उसके बाद ही कोई निर्णय करता है। प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वह अपने एक या अधिक सहयोगियों को पदच्युत या संपूर्ण मंत्रिमंडल के अंत की सिफारिश सम्राट से कर सकता है। तो ये प्रधानमंत्री को विशेष दायित्व दिया गया है, उसको अधिकार दिया गया है कि वह अपने एक या एक से अधिक सहयोगी
जो मंत्री है उसको पदच्युत कर सकता है, पदच्युत करने की सिफारिश कर सकता है, या संपूर्ण मंत्रिमंडल के अंत की सिफारिश सम्राट को कर सकता है। यदि प्रधानमंत्री स्वयं त्याग पत्र दे देता है, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि वो किसी को नहीं हटा पाता और कोई त्याग पत्र नहीं देता सदस्य, तो इस स्थिति में प्रधानमंत्री स्वयं आगे बढ़कर अपना इस्तीफा दे देता है। जब प्रधानमंत्री स्वयं अपना इस्तीफा दे देता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल समाप्त मान ली जाती है। तो इस प्रकार वह संपूर्ण मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री से अंतिम रूप से असहमत मंत्री को त्यागपत्र देना ही होता है। कई बार ऐसी स्थिति फंस जाती है कि कोई मंत्री इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं होता है। उस स्थिति में प्रधानमंत्री यदि स्वयं अपना इस्तीफा दे दे तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद समाप्त मान ली जाती। तो इस तरीके से मंत्रिमंडल के अंतर्गत ही मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की शक्ति भी सम्मिलित रहती है। और लास्की कहता है कि वह अपने मंत्रिमंडल में जब चाहे तब और जैसा चाहे जैसा परिवर्तन कर सकता है। तो मंत्रिमंडल में परिवर्तन की जब बात करें तो प्रधानमंत्री को असीम शक्तियाँ प्राप्त है, और इसी शक्ति को प्रदर्शित करते हुए लास्की कहता है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में जब चाहे तब और जैसा चाहे जैसा परिवर्तन कर सकता है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का केंद्र बिंदु है, वह उसके निर्माण, उसके जीवन और उसके अंत में केंद्रीय स्थिति रखता है। तो ये बात थी मंत्रिमंडल के अंत की बात। अब बात करते हैं शासन पर नियंत्रण। शासन पर नियंत्रण किस प्रकार से प्रधानमंत्री रखता है? तो इसमें विद्यार्थियों सैद्धांतिक रूप में देश का शासन प्रमुख राजा है, यानी सम्राट होता है, परंतु व्यवहार में जो शासन प्रमुख के सभी जो अधिकारों का जो प्रयोग करता है वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। शासन पर सर्वोच्च नियंत्रण रखने हेतु उसके द्वारा शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित किया जाता है। उसके द्वारा यह कार्य विभिन्न विभागों के मंत्रियों में मध्यस्थता करते हुए और विभिन्न विभागों को आदेश निर्देश देते हुए किया जाता है। तो जो शासन व्यवस्था संचालित करने का दायित्व उसी का है। शासन पर सर्वोच्च नियंत्रण ही प्रधानमंत्री का होता है। तो उस स्थिति में वह विभिन्न विभागों के प्रमुखों से समन्वय स्थापित करते हुए और विभिन्न विभागों को आदेश निर्देश देते हुए और विभिन्न विभागों के मंत्रियों में मध्यस्थता करते हुए वह अपने इस कार्य को संचालित करता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अगले कार्य की, वह है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। परराष्ट्रों के संचालन का कार्य भी प्रधानमंत्री के लिए महत्वपूर्ण कार्य होता है। प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण अधिकार और कार्य परराष्ट्र संबंधों का संचालन होता है। परराष्ट्र मंत्रालय चाहे उसके पास हो या ना हो, विदेशों से जो आपसी संबंधों के संचालन का प्रभार थे उसके पास न हो, परराष्ट्र संबंध के सुचारू संचालन का अंतिम जो दायित्व है वो प्रधानमंत्री का ही समझा जाता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों दूसरे देशों के साथ किए जाने वाले जो महत्वपूर्ण समझौतों पर ब्रिटेन की ओर से परराष्ट्र मंत्री के द्वारा नहीं वरन प्रधानमंत्री के द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो विदेशों से जो भी तरह संबंध संचालित करने हैं वो प्रधानमंत्री ही उसका प्रमुख दायित्व रखता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों यहाँ परराष्ट्र संबंधों के संचालन के मामले में भी प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब बात करते हैं अगले कार्य की, वो है लोक सदन का नेतृत्व। सबसे महत्वपूर्ण कार्य में आता है लोक सदन का नेतृत्व। लोक सदन के नेतृत्व के रूप में लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद प्राप्त होता है। यानी जो संसद है, संसद का प्रथम सदन लोक सदन का में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे ही सम्राट प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है और उसके द्वारा शासन प्रमुख के साथ साथ लोक सदन के नेता के रूप में भी कार्य किया जाता है। जो प्रधानमंत्री है, जो बहुमत दल का जो नेता है, वो एक तरीके से अपने नेता के साथ साथ, दल के नेता के साथ साथ जो
शासन का दायित्व भी संभालता है, शासन प्रमुख का दायित्व भी संभालता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ संसद में संपूर्ण व्यवस्थापन का कार्य का संचालन करता है। तो वह अपने मंत्रियों के साथ मिलकर संसद में जो संपूर्ण व्यवस्थापन है उन कार्यों का संचालन करता है। समस्त सरकारी विधेयक, जितने भी जो सरकारी विधेयक हैं उसके निरीक्षण में तथा उसके परामर्श के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है कि जो सरकारी विधेयक हैं उनका निरीक्षण प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही रहता है तथा उसके परामर्श के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं। वार्षिक आय व्यय अर्थात बजट तैयार करने में प्रधानमंत्री का प्रमुख हाथ रहता है। सदन के अध्यक्ष तथा विरोधी दल के नेता के परामर्श से प्रधानमंत्री संसद का समय विभाजन और कार्यक्रम तैयार करता है। तो इस तरह विद्यार्थियों, सदन के अध्यक्ष और विरोधी दल के नेता के परामर्श से जो लोक सदन का जो अध्यक्ष होता है उससे और विरोधी दल का जो नेता होता है उन दोनों के परामर्श से वह संसद का समय विभाजन तथा कार्यक्रम तैयार करता है। तो एक तरीके से वो सदन के नेतृत्व के रूप में कार्य करता है, सदन के नेता के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा दलीय सचेतकों के माध्यम से, जो सभी दलों के जो सचेतक होते हैं उनके माध्यम से वह दल के सदस्यों को आवश्यक आदेश देता है। अपने जो दल के सदस्य हैं अपने दलीय सचेतक के माध्यम से अपने सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं या आदेश देते हैं। संसद में शासन की नीति से संबंधित अंतिम तथा अधिकृत घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। संसद के अंदर शासन की नीति से संबंधित जो निर्देश हैं या जो घोषणा है वो अधिकृत या अंतिम रूप से शासन की नीति के बारे में जो घोषणा करेगा वो प्रधानमंत्री ही करता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने देखा कि प्रधानमंत्री एक दलीय नेता अर्थात लोक सदन के नेता के रूप में भी कार्य करता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी। तो प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों के संदर्भ में ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रधानमंत्री सम्राट का मुख्य परामर्शदाता तथा मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच संपर्क स्थापित करता है। तो एक तरीके से योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है। मंत्रिमंडल के निर्णयों या निश्चयों और सरकार संबंधी अन्य निर्णयों की सूचना प्रधानमंत्री सम्राट को देता है। तो सम्राट को मंत्रिमंडल ने जो भी निर्णय लिए अपनी बैठकों में और सरकार यानी शासन संबंधी जो भी निर्णय लिए इसकी सूचना सम्राट को प्रधानमंत्री के द्वारा ही दी जाती है। और इनके संबंध में सम्राट द्वारा किए गए परामर्श को और इन मामलों में जो जिनकी सूचना प्रधानमंत्री सम्राट को देता है और सम्राट के द्वारा उस पर जो परामर्श दिया गया है उस परामर्श या सलाह को वह मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने देखा कि प्रधानमंत्री के जो शक्तियां और कार्य हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ब्रिटिश शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होती है। धन्यवाद विद्यार्थी।